बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। आप सबको गुड इवनिंग कहता हूं, नमस्कार कहता हूं एवरीवन जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो के हवाले से अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 2-3 दिनों से एक इशू उठा हुआ है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और वो है रिपब्लिक चैनल के ऑनर भी हैं और बहुत बड़े एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अर्नब गोस्वामी साहब के हवाले से कि उनकी कोई चैट लीक हुई है मुंबई पुलिस की तरफ से, और उसमें जो उनकी बातें हैं मुख्तलिफ हुकूमती लोगों के साथ, या जो वहाँ पे टीआरपी की जो कंपनीज हैं वहाँ पे उनके साथ उनकी जो चैट हुई है, पुलवामा अटैक हो या कोई भी चीज़ हो, इस हवाले से बिफोर दैट अटैक और उसके बाद या उसके मतलब फौरन बाद, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में इस पे बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी एक पूरा थ्रेड किया है ट्वीट्स का, तकरीबन 5-6 ट्वीट्स हैं जो सारी की सारी इस इशू के हवाले से हैं। इस पे डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ इस हमारे पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत है, इनकी कुछ जो चीजें हैं, मैं कुछ इसलिए कह रहा हूं कि हम क्योंकि सारे कवर नहीं कर सकते, टाइम इतना नहीं है कि मतलब उसमें सारे इनकी मिसमैनेजमेंट को हम कवर कर सके, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज मुझे ज्वाइन किया है काफी अरसे के बाद आप लोगों की जानी मानी और आप लोगों की फेवरेट होस्ट भी हैं, यूट्यूब चैनल भी अपना रन करती हैं और आप सब उनको जानते हैं, आरजू काजमी जी। गुड इवनिंग आरजू जी। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फखर के आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर। शुरू करेंगे आरजू उस इशू से जिस पे आप अब इस वक्त थोड़ी देर पहले भी इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा था और पाकिस्तान में इस इशू के ऊपर 1-2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा बात हो रही थी, बट राइट नाउ इतनी कोई खास हमें कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। तो क्या कहेंगी कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट्स की हैं, तकरीबन 5-6 ट्वीट्स हैं और इसी इशू के हवाले से हैं कि वहां का जो एक ग्रुप ऑफ मीडिया, रिपब्लिक ग्रुप ऑफ मीडिया है, वो ऐसी चीजें कर रहा होता है कि जिसका शायद जो वहां की मिलिट्री है या जो यहाँ के मतलब जो खास हुकूमत के लोग हैं उसके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए या नहीं होता। कैसे ये सारी चीजें जो है उनका पता अर्नब गोस्वामी साहब को था और उन्होंने ये सारी चीजें शेयर की, तो उन्होंने पूरी एक डिटेल शेयर की है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में आपका टेक लूंगा कि आप इसको किस तरीके से देख रही हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। बिल्कुल फखर, जैसे हम भी सुबह से न्यूज देख रहे हैं, बल्कि कल से न्यूज देख रहे हैं, हमारे चैनल्स भी दिखा रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के भी जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या कोई, उनको काफी अंदर तक की खबरें होती हैं और उनसे डिस्कस किया जाता है। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उनकी पहुंच कहाँ तक होती है और वो कई जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है और उनसे डिस्कस किया जाता है कि अपने शोज को और अपने चैनल को किस तरह से लेकर चलना है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात रही, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर इतनी सारी ट्वीट्स करनी चाहिए थी और इस बात को अहमियत देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक रूटीन वर्क है। या तो हम खुद ना करते हो, हमारे यहाँ के भी टॉप एंकर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट इस सारे उसमें रहे हैं, और ना सिर्फ अभी के, पहले भी, क्योंकि मैं बहुत दफा मैंने बताया है कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे और उस जमाने में भी जो टॉप जर्नलिस्ट हुआ करते थे उनके पास काफी सारी गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की न्यूज होती थी, और उनका जो है वो काम ही ये होता है जर्नलिस्ट का कि वो अंदर तक की न्यूज लेकर आए। सिर्फ बाहर बाहर की जो ऑलरेडी न्यूज पता चल गई है वो चलाना तो कोई खास कमाल नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो भी इंडिया के एक टॉप जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा टीवी चैनल चलाते हैं, तो कोई हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात तो तब होती जब उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कोई न्यूज पता होती, लेकिन उन्हें अपने ही मुल्क का की बात थी और अपने ही मुल्क के लोगों से के बारे में उन्होंने जो भी किया, टेक्स्ट किए, उस पे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिएक्शन जो है वो ऐसा ही है कि सिर्फ एक अर्नब जी को अगर कोई नहीं जानता
तो अब वो पाकिस्तान में जाने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने मेजर गौरव आर्या के साथ किया था कि उनके पुतले जला दिए। तो मेजर साहब को अगर कोई नहीं जानता था, तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि मेजर गौरव आर्या कौन है और किस टीवी पर आते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि बेवकूफों की तरह हमने उनके पुतले जो जला दिए। तो यही चीज हमने अर्नब गोस्वामी साहब के साथ की है कि उनके बारे में इतनी सारी ट्वीट्स कर दिए हम्म। कि अगर किसी को नहीं भी पता कि अर्नब गोस्वामी कौन है, तो अब वो जरूर जान जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई इस तरह की न्यूज बनाए जिसको कि मोदी जी भी अगर इतने वेले बैठे हुए हैं, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर वेले बैठे हुए हैं कि ना उनको कोरोना वैक्सीन की फिक्र है, ना उनको जहाज वहां पे पकड़ा गया और पैसे नहीं दिए, जो कुछ हुआ उस प्लेन के साथ सभी सारी दुनिया जानती है, और वो बैठ के इस किस्म की ट्वीट्स करें। तो अगर मोदी जी भी थोड़ा टाइम निकाले और इस तरह के फालतू के काम करें और मेरा या आपका नाम लगा दें, तो शायद हम भी थोड़े मशहूर हो जाए इंडिया में, हमें भी लोग पहचानने लगेंगे। बिल्कुल सही है आरजू जी, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा वो ये है कि एक तो ये चैट किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने उसको वायरल नहीं किया, वहां की अपनी पुलिस वहां की एजेंसीज ने किया हुआ है। और ये बात मुझे जो मतलब मैं हमेशा डिसएग्री करता हूँ, इमरान खान साहब जो हैं नॉट माय फेवरेट, बट एक चीज जो मुझे नजर आई है, उन्होंने ये बात नहीं की कि भाई वो अपने मुल्क के हवाले से उन्होंने बात की, उनका अपना कंसर्न है, जो मर्जी करे। बट उन्होंने एक चीज उठाया, मतलब एक पॉइंट उठाया है कि पुलवामा के ऊपर जब मतलब इतना शोर शराबा हुआ, बेशक बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 42 लोगों की जानें गई थी, वहां के फौजियों को मारा गया था उस सुसाइड अटैक के अंदर। तो यकीनन उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा हुआ कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, ये किया जाए। तो ये पॉइंट भी हमें उठाने चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट। मुझे पता है इससे बहुत सारे लोगों को होगा कि यार ये वाली बात ये क्यों कर रहा है, लेकिन ये है, ये चीज होती है, रेटिंग एक इशू है। आरजू हमें ये थोड़ा, मैं आपकी बिल्कुल तरफ आ रहा हूं, ये बात हमें करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल हम ये ज्यादती करेंगे, वो बेशक पाकिस्तान के हवाले से हो या हिंदुस्तान के हवाले से हो। हमारे यहाँ भी मीडिया इस तरह की चीजें कर रहा होता है, लेकिन मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, आरजू खुद जर्नलिस्ट है, ठीक है, खबर मिलती है, मैं ये नहीं कहता। हमें भी बाज़ औक़ात कोई मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से या कहीं और से हमें मिल जाता है कि यार हो सकता है कि फला जगह पे मतलब या खैबर पुख्तनख्वा में कोई चीज हो सकती है इस तरह की, बलूचिस्तान के अंदर ये हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक जगह किसी को नहीं पता होती और ये मतलब नहीं पता होता। अभी जिस तरह ये पीडीएम के लोगों के ऊपर मतलब एक जिसे कहते हैं कि सर्कुलर जारी हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि इनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, वो खबर थी, मतलब कुछ लोगों ने उसको पहले, कुछ लोगों को मिली, कुछ हमारे से जैसे छोटे जर्नलिस्ट होते हैं उनको बाद में पता चला, लेकिन जो भी है वो चीज हुई। तो अर्ज ये पॉइंट हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि मीडिया का बिल्कुल अपने मुल्क की नेशनलिज्म करे, सारा कुछ करे, लेकिन फिर जब हम दूसरे मुल्क को उसके अंदर घसीटते हैं तो फिर उस मुल्क का राइट बनता है कि दे शुड टॉक अबाउट इट। दिस इज माय पॉइंट एक्चुअली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर पाकिस्तान का उसमें नाम आया है तो पाकिस्तान बात करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ही बात करेंगे। इतने सारे उनके एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो जिनकी ड्यूटी है ये बात करनी, उनको बात करनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को बात करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि चाहे वो इंडिया का मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारी ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन ये है कि हम दोनों मुल्कों में जो है वो एक जो टेंशन बनी हुई है उसको कम करें, ना कि हम उसको हवा दें, और ना ही हम उसको जंग की तरफ लेके जाएं। जैसे बहुत दफा हमने इंडियन मीडिया को देखा है कि वो कहते हैं कि जंग कर देनी चाहिए, अटैक कर देना चाहिए, या पाकिस्तान से बाज़ दफा इस किस्म की इमेच्योर किस्म की बातें हम सुनने को हमें मिलती हैं बास चैनल्स पे, हर एक पे नहीं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि दोनों कंट्रीज में लोग अमन से रह सकें, और जो नफरतें, जो शिकायतें एक दूसरे से हैं, उसको या तो भुलाया जाए या फिर उसके ऊपर कुछ काम करके उसको कम किया जाए। मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, जो अनफॉर्चुनेटली ना तो भारत में कर रहा है और ना ही पाकिस्तान में कर रहा है, बल्कि भारत में तो बहुत ज्यादा एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब वो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ पॉजिटिव लेके चलें, और दोनों जो मुल्क हैं उनमें नफरत दोनों देशों में जो है वो मजीद झगड़े का बायस ना बने कि वो कहें हम एक अटैक और कर देंगे, यहाँ से कहते हैं वो अटैक कर देंगे, कभी हम अटैक कर देंगे, कभी इंडिया वाले कहते हैं कि हम देख लेंगे। तो वो ये चीज जब मीडिया पर आती है और जो लोग सारा दिन बैठ के टीवी देखते हैं उनको यही लगता है कि शायद जंग चल रही है। हालांकि ये, अगर आप जाते रहते हैं चैनल्स पे, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ
के बाद में हम सब लोग हंस रहे होते हैं, हम सब मतलब दोस्त होते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन वहां पे लगता है बिल्कुल। खून पी जाएंगे एक दूसरे के। ये और एक चीज और आरजू में एक बात यहां पे करूंगा, और वो ये है कि तकरीबन एक डेढ़ माह पहले यूके के अंदर रिपब्लिक चैनल को जो 19,000 पाउंड का जुर्माना हुआ था, वो न तो इमरान खान था, न तो शाह महमूद कुरैशी था, न जनरल कमर जावेद बाजवा थे। वो वहां की जो एजेंसी है जो ये देख रही है कि हेड ट्रेड की बात हुई, तो वो उस चीज के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर जुर्माना किया। तो ये पॉइंट समय जो है मेरे ख्याल में, मैं अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि शायद हम बड़े मुझे पर्सनली कहते हैं कि यार मैं बड़ा प्रो इंडियन बात करता हूं, लेकिन मैं वहां पे यहाँ पे वो बात भी करूंगा जो उनकी वीकनेसेस हैं, या उस हवाले से, उस मीडिया ग्रुप के हवाले से। हालांकि मोस्टली लोगों से दोस्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, बातचीत होती है उनसे हर किस्म की, और यकीन करें वाकई जब स्क्रीन से हटते हैं तो आपको लगता है कि ये वो बंदा नहीं है, या हम वो उस तरह नहीं है, या वो उस तरह नहीं है जो हमें स्क्रीन पे एक दूसरा, मतलब जिस वक्त एक वाकई आरजू ने बात की कि ऐसे लग रहा होता जैसे पता नहीं यहां से भी हमने तोपे लगाई हुई है, जो आर्टिलरी है हम यहां से फायर करेंगे, और वहां पे जो मेजर गौरव आर्या बैठे हो, सुचारिता बैठी हो, या अर्नब गोस्वामी साहब जो भी बैठे हो वहां पर, सुहेल हमारे बड़े अच्छे दोस्त वो बैठे हो, तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अभी जो है ना वो चीज शुरू हो जाएगी, लेकिन होता नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा कूल डाउन करने की जरूरत है यार। ठीक है, रेटिंग शेटिंग तो मीडिया की एक जरूरत है, हमारे यहाँ भी मीडिया की जरूरत है, और हिंदुस्तानी मीडिया भी, मतलब उसको भी जरूरत है इस चीज की, लेकिन लेकिन फखर, जितनी रेटिंग का क्रेज इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है। हम्म। पाकिस्तान में हम उस तरह से रेटिंग नहीं देखते जिस तरह से हम रेटिंग की रेस इंडियन टीवी पे देखते हैं। उनके यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ उससे काफी कम है। टीआरपीस की गेम पाकिस्तान में भी कुछ अरसा पहले जोरों पर थी, लेकिन शुक्र है कि वो कम हुई वो चीज। अब कोई मैं नहीं देख रहा होता, वो रोज जो है वो ट्विटर पे हर चैनल ये दिखा रहा होता कि हमारे 8 बजे के स्लॉट फलां का शो जो है वो इतनी उसकी रेटिंग आ गई, फलां का शो जो इतनी रेटिंग। हमारा एक यहाँ पे जर्नलिस्ट का एक ग्रुप तो नहीं, काफी सारे, लेकिन एक दो ग्रुप्स में ये चीज रोज शेयर हो रही होती। अब बहुत अरसे से मैं उस चीज को नहीं देख रहा, वो जो मतलब ग्राफिक्स बनी होती थी कि ये चैनल इस रेटिंग, मतलब इसकी ये रेटिंग है, इसकी ये रेटिंग है, टीआरपी, तो वो चीज मतलब नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता क्या वजह है उसके पीछे, लेकिन मुझे खुशी हुई इस चीज की कि नहीं नजर आनी चाहिए, और ना इंडिया में भी अगर कम हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अर्जु, ये चीजें तो चलती रहेंगी। हमने बात की इंडिया, क्योंकि इसका ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर, जिस तरह आपने जिक्र किया जहाज वाले इशू का, जहाज वाले इशू के ऊपर कल परसों तरसों जितने भी दिन हुए हैं, हमारे जो हवाबाजी के मिनिस्टर है एविएशन के, उन्होंने, सरवर खान साहब, वो अभी तक मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, बिलीव मी, कि मतलब बंदा कहते कि हंस लूं कि रो लूं। वो कह रहे कि भाई हमने वो पैसे नहीं दिए थे, लेकिन हमारे पास तो मसला भी ये था कि मतलब एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड में भी ये बहुत ज्यादा बात मशहूर हुई थी, लेकिन उस दिन स्पोक्स पर्सन पीआईए के भी एक्ट ऑफ गॉड कर रहे थे शाहजेब खानजादा के शो में, और गुलाम सरवर खान साहब को तो शायद ये वर्ड नहीं पता था एक्ट ऑफ गॉड का, लेकिन उसने कहा यार हमारे पास इतनी बड़ी वबा आ गई तो हम कहां से पैसे देते। ओ भाई, आपने उनसे जहाज दिया, उनका इससे कंसर्न नहीं है कि आपके पास वबा आ गई थी या आपके पास पैसे नहीं थे, और आपने उनका जहाज अगर लीज पे लिया हुआ है तो आपने उनको पे करना है। ये मिस मैनेजमेंट की, यकीन करें कि मतलब मैं कहता हूं ना कि एक मतलब ये ऐसा कुछ कर जाते हैं ना, जो पुराने 2-3 हुए होते बंदा उसको भूल जाता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब दूसरा ये कि जितने इनके मिनिस्टर्स आए हैं उतने निकम्मे हैं कि उनको पता ही नहीं क्या चीज कैसे हैंडल करनी है। हर चीज को पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं कि जी ये भी पिछली हुकूमत के खाते में चला गया था, ये प्लेन भी, और खुद पेमेंट खुद नहीं किया। और उसके बाद वैसे भी पाकिस्तान को जिसने भी पेमेंट दिया उस बेचारे, जैसे कहते हैं ना, वो खून के आंसू रोए तब उसको मिली है। सऊदी अरब ने, जैसे कहते हैं ना, हाथ पांव जोड़े, पांव में पड़ गया, तो फिर हमने चाइना से लिए, तो उनको दे दिए। फिर उन्होंने कहा भाई बाकी के भी दे दो हमें, तो हम फिर चाइना के पास गए, तो चाइनीज ने कहा चलो ठीक है। और तो वो एक, जैसे कहते हैं कि एक हमारे यहाँ एक रिवाज सब बन गया है पैसे मांगने का और वापस ना देने का, तो इसी तरह से चीजें भी उधार की उठाते हैं। और उसके बाद जहाज, जब इस जहाज, ये जो प्लेन था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सुना है कि केस चल रहा था इसी इसी चीज का। और लंदन एक में था। ऐसा प्लेन जिसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा हो, उसको जो है वो बड़े चौड़े होकर भेज दिया गया कि नहीं जाओ फ्लाई करो, और वहां जाके पड़े गए वो। और उसके बाद जो कुछ तमाशा हुआ, उसके ऊपर शर्मिंदा कोई नहीं होता। हर चीज, मतलब 3 साल हो गए इमरान खान की गवर्नमेंट को, हर चीज पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते। आरजू, इसके एक खबर शेयर करूंगा, इसके हवाले से मुझे ये भी पता चला है कि कुछ पीआईए के लोग बाकायदा इन्वॉल्व थे इस चीज के अंदर। ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि मतलब वो गया जहाज यहां से उड़ के, ये नहीं, ये
सबको पता है क्या डिस्प्यूटेड है एक चीज, आपके पास है बहुत बड़े, बहुत ज्यादा जहाज तो नहीं है, लेकिन जो अभी तक हैं तो 33 या 34 आपके पास प्लान्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद आप इसको वहां पे भेज रहे हैं। अगर एक चीज डिस्प्यूटेड है, आप उसको मतलब जिस रूट पे भी चलाते या नहीं चलाते, आप उसको ग्राउंड कर दे, या जो भी आपने करना है करें, या आप उस कंपनी को आप वापस कर दें, वट एवर द थिंग इज, आप वो करें, बजाय इसके कि आप वहां पे उसको कुआलालंपुर भेज रहे हैं और वहां पे उसके साथ डबल शिफ्ट, मतलब उसका क्रू जो था वो भी गया हुआ था 18 लोगों का, कि भाई ये एक क्रू जो है वहां पे मतलब वो रेस्ट करेगा वापसी पे, और दूसरा जो है उसको वापस ले आएगा इस्लामाबाद से कुआलालंपुर, एंड देन कुआलालंपुर टू इस्लामाबाद। और मगर मजे की बात ये कि जो इनके यूथियाज हैं, जो अब तो खैर इंडियंस को भी समझ आ गया कि यूथिया क्या है, तो वो मुसलसल डिफेंड करने में लगे हुए, उनको अभी भी लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, इसमें तो खान साहब का कुछ लेना देना ही नहीं है, और बुरी तरह से वो उस चीज के ऊपर बात करने में लगे हुए। जितने भी आप जानते हैं कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं पैसे देकर, और वो लगातार लगे हुए हैं, और उनको मतलब ये भी नहीं याद आ रहा कि जी फॉरेन फंडिंग केस जो है वो खुल गया है, और 6 साल रोक के रखा, लेकिन जाहिर है कभी ना कभी तो खुलना ही था। और आप भी जानते हैं और काफी लोग जानते हैं कि जब हमने पहली बात की थी, जब शुरू में आए थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, कि जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट को हटाना होगा तो फॉरेन फंडिंग केस तो 1 मिनट में इनका काम तमाम कर देगा। और आजकल हम वही देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस दोबारा से फ्रंट पे ले आए हैं। कल भी अकबर एस बाबर जो है वो जियो टीवी पे बैठे थे और वो यही बात कर रहे थे, उनसे यही पूछा जा रहा था कि 6 साल से आप कर क्या रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं चला रहा था इस केस को। और अब उनको सपोर्ट मिल गई है पीडीएम की भी, और जाहिर है किसी न किसी हिस्से की, छोटा सा समझ लें या बड़ा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की भी। मगर यूटीए जो है वो मुसलसल लगे हुए हैं कि जी खान साहब ने तो मुल्क का नक्शा ही बदल दिया है। वो खान साहब तो पता नहीं किस किस चीज का नक्शा बदलने वाले हैं, लेकिन ये कि देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, यूतियाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरजू, कि वो नक्शा नहीं, उन्होंने नक्शे बदल दिए। आप पेशावर में जाके बीआरटी को देख ले, इस वक्त करंटली लाहौर की आप बात कर ले, सुबह में अपना मॉर्निंग शो कर रहा था तो हमारे वहां के ब्यूरो ने एक रिपोर्ट भेजी है कि वो गंदगी कितनी अटी हुई है वहां पे। लाहौर शायद आपने ही बल्कि किसी ने नहीं देखा, लाहौर ही परेशान है कि यार करें तो क्या करें। तो नक्शे वो बिल्कुल बदलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीआईए की हालत आप देख ले, रेलवे के मिनिस्टर चेंज हो गए, उनको सीट से उतार के दूसरा कर दिया, और जबरदस्त जिसे कहते हैं ना दावे इनके सुन लो, इनकी बड़ाइयां सुन लो, ऐसी बात करेंगे यकीन करें कि मतलब अलहमदो से शुरू करके औलद वाली नामीन पे खत्म करके, तो बंदा कहता है यार इस्लामी स्कॉलर्स ये हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ये हैं, एविएशन इंडस्ट्री को ये मतलब समझते हैं, ऑयल एंड गैस को ये क्या लेकिन कल की बात है कि मैं अपने एरिया में गया हुआ था, आई वॉज देयर इन माई नेटिव सिटी, बिलीव मी कि मैं अपने चचा के घर पे गया तो उनके घर में मतलब किचन में बिल्कुल सुनसानी खामोशी। मैंने कहा आंटी क्या हुआ इधर, मतलब चूल्हे वूल्हे सब बंद है, खैरियत है ना? कहते हैं बेटा गैस ही नहीं आती। मैंने कहा किसी टाइम तो आती होगी। कहते किसी टाइम भी नहीं आती, पहले रात को आ जाती थी 12 1 बजे से लेकर सुबह अर्ली, मतलब कोई सुबह सुबह 4 5 6 बजे तक। कहते अब वो भी खत्म हो गई। तो हालत तो ये है इन लोगों की, और ये पूरे मतलब जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के मोस्ट एरियाज में इन सर्दियों में जो मतलब जलील किया लोगों को, जो डोमेस्टिक यूजर हैं, वो कहते हैं कि यार एलपीजी ले लो। एलपीजी जब वो लेने जाते हैं तो उसकी प्राइसेस को डबल किया हुआ, पेट्रोलियम प्राइसेस को। तो नक्शे तो मैं कहता हूं हमें सलूट करना पड़ेगा। और मतलब लोग 21 तोपों की सलामी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हमें 41 तोपों की सलामी देनी चाहिए खान साहब को, और साथ में यूथियास को, कि यूथिया एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कौम है कि खुदा की कसम कि वो कुछ भी आप कर दो, कुछ भी कह दो, उन्होंने कहना है साडा खान जो है ना चोर नहीं है भाई। बस क्या है कि सिर्फ चोरों को साथ बिठाया होता है उसने, चोर नहीं है वो बंदा। ना चीनी चोर है, ना आटा चोर है, ना पेट्रोल चोर है, ना गैस चोर है, और अब रह गया पीआईए और रेलवे, ना उसका कोई चोर। खान ईमानदार बहुत है, बल्कि वो तो फॉरेन उन्होंने फंडिंग क्या है फखर, फिर फॉरेन फंडिंग मरियम क्या है? नवाज जो लफ्ज यूज करती है ना ताबेदार, मैं उसको कहता हूं ताबेदार, सूबेदार, हवलदार, वो सारा कुछ है। बस अगर नहीं है ना कोई काम उनसे नहीं होता। फॉरेन फंडिंग ये है कि इन्होंने फंडिंग मंगवा के जो इर्द गिर्द इनके बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना बड़े हमने बड़ी मेहनतें की हैं, हालांकि किया उन्होंने कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना वो एक जिसे कहते हैं लैला मजनून की स्टोरी में होता है ना, चोरी करने वाले वो हैं, लोग हैं, ये वो हैं। इनको कोई कुछ भी नहीं होना, इन्होंने पैसे किसी ने अमेरिका से लिए, किसी ने लंदन से लिए, और बीचों बीच गायब हुए वो।
ठीक है, या फिर ऐसे पैसे आए हैं जिसको कहा जाता है कि वो कोई मतलब जिसे कहते हैं लीगल तरीके से नहीं आए। तो इसी के ऊपर तो आपने मियां नवाज शरीफ को घर भेज दिया, हालांकि उसका इस किस्म का केस भी नहीं था। ये आपने जी अकामा क्यों लिया हुआ था, ये आपने जो है 61 और 62F की खिलाफ वर्जी आपने कर ली आर्टिकल की। तो ये बंदा तो अपना घर जो कम से कम भी 10 अरब से ऊपर का घर है, बल्कि शायद इससे ज्यादा, उसको सिर्फ 12 लाख में लीगलाइज करवाता है। मुझे कोई ये बता दे कि ये कैसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो रियासत है, कौन सी, मदीने वाली रियासत में मुझे कोई एक एग्जाम्पल ये बता दे कि जितने लोग ये एग्जाम्पल्स देते हैं हुजूर पाक की हो या फिर असहाबा कराम की हो, कि यार उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी चीज को भी कहो कि यार हमारे पास तो मेजोरिटी है, यार मेरी हुकूमत है तो मैं इसको जो है वो चेंज करवा दूं और पूरे उसको लीगलाइज करवा दूं। तो ये इनकी असलियत आरजू ये है। लेकिन बातें जब इनकी आप सुनते हो ना, मैंने कहा ना, शुरू ऐसे करते हैं कि मतलब अलहमदो से शुरू औरत वाली नामीन पे खत्म। ये मतलब इनकी जो है ना दो नंबरी। फखर, आज ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल है इकरारुल हसन है उनके ऊपर, कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का। इंडिया, बिल्कुल, कि इंडिया हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया हमसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, तो सब उससे कह रहे हैं कि जी उनसे कहा जा रहा है माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? कौन सी गलत बात की है उन्होंने? इंडिया बिल्कुल हमसे आगे है और डेवलपमेंट में हमसे आगे है, एजुकेशन में हमसे आगे है। ये बात मानने में कौन सी हमारी नाक कट रही है? मुझे नहीं समझ आ रही कि उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए ये लोग। आरजू हुआ ये है कि उसने जो उसकी असल ट्वीट है ना, वो मैं थोड़ी सी शेयर कर लूं आपके साथ। उसमें उसने कहा था कि हमारा पासपोर्ट जो है वो सिर्फ इथोपिया से और गालिबन अफगानिस्तान से ऊपर है, उसके अलावा सबसे हम नीचे हैं। मतलब जितने दुनिया के ममालिक हैं जिनके पास पासपोर्ट हैं, तो वो सब में पाकिस्तान का ये नंबर है। ये उसने वो की थी, मतलब एक ट्वीट की थी, जिसके ऊपर अब जो है ना कौम उसके पीछे पड़ी हुई है। तो इंडिया तो लाजमी सी बात है, इंडिया का पासपोर्ट तो बहुत ऊपर है, वो तो शायद मतलब टॉप 40 या 50 के अंदर अंदर कहीं है, या टॉप 60 के अंदर है। बांग्लादेश का यूएन बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है, लोग उनको मतलब जिसे कहते हैं कि वीजा ऑन अराइवल और ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई आपने क्यों ये कहा हुआ है कि हम इथोपिया और अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। और उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ कि आप माफी मांगो, इकरारुल हसन तो माफी मांगो, और उसके अंदर ऐसी दौड़ादड़, इंडिया को जो इंडिया इंडिया ये वाला यूज करके नाम उसका लिखा जा रहा है। मैंने कहा यार आप लोग, मुसीबत ये हम लोगों की ना। और उसने एक ये भी बात सॉरी की अपने ट्वीट में कि यार हम लोग जो है ना एक बहुत बड़ी खुशफहमी में रहते हैं, ठीक है, हम बनते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई चीज होगी ना तो हम देखेंगे कि अमेरिका से अगर किसी तरीके से हाथ लग जाए, यूके से लग जाए, यूरोप से लग जाए, इंडिया हमारा पड़ोसी, अभी जिस तरह वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है, हम बनाने वाले नहीं है, उन्होंने बना ली, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, धड़ाधड़ लगे हुए मोदी जी को जितनी मर्जी लोग यहां पे गालियां पाकिस्तान में दे, लेकिन उस बंदे ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं मतलब कहता हूं कि यार मोदी जी को हम जो मर्जी कहें, लेकिन वहां के लोग उसको मतलब जिसे कहते हैं ना सर का ताज समझते हैं, और अच्छा भी है अगर उनके लिए वो काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हमारे वाले को हम जो मर्जी कह दें, यूतिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा। फखर, हमारे वाले तो कब्रें खुदवा रहे थे, कह रहे थे कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा, और हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान बड़े किए जा रहे थे। जिस जमाने में आपको याद होगा कि कोरोना वायरस बहुत स्ट्रांगली फैल रहा था, तो हमारे यहाँ तो कई जगह पे तस्वीरें आई थी, फुटेजेस आई थी, जहाँ पे कब्रिस्तान बड़े किए जा रहे थे। इनका ख्याल था कि इतने लोग मर जाएंगे। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर के अपने अल्फाज हैं कि मैं सोच रहा था कि इतने मरेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने नहीं इतने मरे। तो वो जी सोच में फर्क है। और उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं जी दुश्मनों की तारीफ कर रहे हैं। भाई दुश्मन अपने लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या फर्क है? आरजू, रात को मेरी एक दोस्त है, उससे बात हो रही थी इंडिया में, तो मुझे कह रही कि भाई हमारे यहाँ मेडिसिन जो 1000 की थी या 800 रुपीज की थी, वो इस वक्त हमें 200 रुपीज में मिल रही है। मैंने उसे लिखा हमारे यहाँ जो 200 की थी वो मोर देन 1000 में मिल रही है। मैंने कहा फर्क देखो। उसने कहा बड़ी बड़ी मेडिसिन जो बहुत ज्यादा महंगी होती थी उसकी प्राइसेस को कट डाउन करके कर दिया। अच्छा, इनके पास एक बड़ा वो है जिसके ऊपर ये बड़ी बातें करते, दो बल्कि बातें करते हैं जी, वहां पे लोग फुटपाथों पे सोते हैं, वहां पे लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है। ये दो बातें मतलब जिनके पास इनके अलावा कोई नहीं है। भाई सोते होंगे, टॉयलेट्स नहीं होते होंगे, हो सकता है 5-7 साल पहले होता होगा या 10 साल पहले होता होगा। उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी,
ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो इसलिए इतना नजर नहीं आता, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो शायद वहां पे ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी, जिसे कहते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, उसके ऊपर काम किया और उसकी बेहतरी आई है। लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, मतलब लाइफ स्टाइल है, उसको बेहतर किया, लाइफ इंडेक्स को बेहतर उन लोगों ने किया। और अगर 1.5 अरब की पॉपुलेशन का लाइफ इंडेक्स आप बेहतर कर रहे हैं, उसको उसके अंदर अगर 1% 2% का भी फर्क आरजू आए तो ये बहुत बड़ी चीज बनती है। हमारे से 5 गुना बड़ा मुल्क है वो, मतलब पॉपुलेशन के हवाले से कह रहा हूं, मतलब लैंड के हवाले से भी बड़ा होगा, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सर्व करते हैं। आप हर किसी को वहां पे घर पे एलपीजी पहुंचाते हैं, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, आप साफ पानी पहुंचाते हैं। कितने इस इस्लामाबाद के अंदर एक एक घर, जो मतलब कम से कम भी घर 3 करोड़ रुपए से शुरू होता है, मुझे बताएं कि कहीं पे एक सिंगल जगह पे भी आपको सरकार के हाथ से साफ पानी आता हो? मुझे कोई चैलेंज करके देखता हूं, इस पूरे इस्लामाबाद में मुझे एक सिंगल जगह दिखा दे। सब में नेस्ले और इस तरह की मिनरल वाटर कंपनियों का पानी आ रहा है। क्यों? ठीक है, आपके पास जो नेचुरल गैस आपने कनेक्शन दिए हुए, इस्लामाबाद के बहुत सारी जगहों पे उसका जो है वो सर्दियों में नहीं गैस अवेलेबल होती। क्यों? मसला यह है कि आप टैक्स तो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपका सालाना जो टर्न आउट है वो कितना था, भैया आपने सालाना जमा नहीं किया, आपको ईमेल आ रही होती है, नोटिस घर पे भेज रहे होते हैं कि आपने भाई अपना वो जमा नहीं किया, इसका तो आपको बड़ा याद होता है। लेकिन अगर मुझे आपने फैसिलिटेट करना है, वो आपको याद नहीं होता। मसला यह है कि वहां पे अगर लोगों से, उनको वो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, तो उसके ऊपर, लोगों के ऊपर उसको खर्च किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अगर मुझसे टैक्स लिया जाता है, मुझे उसके अगेंस्ट क्या फैसिलिटी मिल रही है? ये मेरा सवाल है। लोग हम मतलब यूरोप और अमेरिका की एग्जांपल देते हैं, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े टैक्स है, आप जाती रहती हैं, आपको पता है, आपकी बहुत सारी फैमिली मेंबर्स वहां पे काम करते हैं, उनके बिजनेसेस हैं, कितने बड़े टैक्सेस हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको सहूलियात बहुत मुयसर है। लेकिन यहां पे हमसे टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन सारे इंतजाम हमने यूपीएस लगा के बिजली का इंतजाम करना है या सोलर लगा के, ठीक है, बिजली जाएगी, कोई किसी को मतलब कंसर्न नहीं है। गैस मेरे पास नहीं है, मैंने एलपीजी का सिलेंडर भी रखना है अपने पास। मेरे पास पीने का पानी साफ नहीं आएगा तो मैंने उसका भी इंतजाम करना है। मैंने अपने बच्चे को स्कूल, जिस स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में, तो उसकी मैं 50,000 रुपए फीस भी पे करूंगा, लेकिन टैक्स में दूंगा। हॉस्पिटल मैंने कहा जाना है, हॉस्पिटल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं अपना इलाज भी करवाऊंगा लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन खान साहब कहते हैं कि टैक्स नहीं। जब पिछली हुकूमतें थी तो कह रहे थे कि हुक्मरान चोर हैं, अब कह रहे अवाम चोर है। मतलब समझ नहीं आ रही कि खान साहब का, क्योंकि आप खुद वो हुक्मरान है, खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हो, अब वो खुद सही है, लेकिन अवाम को कहते हैं भाई आप लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो इसलिए आपका मसला बहुत ज्यादा। हमारा टैक्स तो खुद ही चला जाता है। इवन मैं अगर कपड़े भी खरीदूं कि किसी जगह ड्रेसेस लूं खादी से या कहीं से, तो वो बिल में टैक्स पहले से लगा हुआ होता है। यानी मैं उस ड्रेस की प्राइस अलग पे कर रही होती हूँ और टैक्स अलग पे कर आती हूँ। तो वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी कोई चीज है नहीं जो आम इंसान जो है वो खरीदे और उसको टैक्स पे ना करना पड़े। हर चीज जो हम 2 से 3 साल पहले अफोर्ड कर लेते थे, चाहे वो क्वालिटी स्ट्रीट का चॉकलेट का बॉक्स जो है वो पहले इतना बड़ा मैं ले लिया करती थी दिसंबर में, अब क्यों इतना सा रह गया। तो वो आपको पता है कि हर चीज इतनी महंगी हो गई है, अगर हो सके तो पहुंचा दिएगा प्लीज झलक देख। तो बड़ा वाला डब्बा। अच्छा, तो क्या हुआ कि ना वो बड़ा वाला डब्बा लेने से ना महरूम ही रह गए। अब हम छोटे छोटे लाते हैं और उसको भी सूख सूख के खाते हैं कि खत्म ही ना हो जाए। तो वो लोगों की ये हालत रह गई। और ये ऐसा नहीं कि 10 साल में 20 साल में हुआ हो, ये विद इन 2-3 ईयर्स ये हालत हुई है लोगों की। और रोटी नहीं का जैसे वीडियो में भी जिक्र किया कि 5 रुपए की रोटी लेती आती थी, जो कि मजदूर, जो लोग कहते हैं घर में नहीं बनाते, तो भाई जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं वो घर थोड़ी जाएंगे रोटी पकाने, उनको 5 रुपए की रोटी मिल रही थी 3 साल पहले, अब वो 20 रुपए की रोटी लेंगे, उसके साथ कोई सब्जी या सालन लेंगे, तो सोचे कि उनके लिए कितना मुश्किल कर दिया। और सैलरीज उधर ही है, मजदूर की मजदूरी उधर ही है, सब चीजें उधर ही है जो 3 साल पहले थी। लेकिन जो यानी जो सैलरीज मिलती थी, जो उजरत मिलती थी, लेकिन जो सामान वो लेने जाते हैं खाने पीने का या कुछ भी, वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है। राइट। अच्छा, एक तो ये कि अगर क्वालिटी स्ट्रीट आपको मिली तो मतलब मैं, मुझे भी कुछ शेयर वेयर उसमें से दे दीजिएगा, मतलब मैं आपको थैंक यू कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो खैर बर्थडे पे थोड़ी मोड़ी भेजी, लेकिन अगर आपको बड़े वाले डब्बे आ गए तो फिर, क्योंकि मेरी बड़ी पसंदीदा है, फेवरेट चॉकलेट है, बहुत मजे की होती है, तो वो कर दे। एक बात यहाँ पे और कर दूं कि आपने महंगाई की बात की है, तो तकरीबन 3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी के मतलब व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के लिए लेके गया था। मुझसे अभी मेरे पास वो बिल बल्कि अभी भी गाड़ी में पड़े हुए हैं, 2017 एंड के या 2018 के। बिलीव मी
कि उसमें जो 700-800 रुपए लगते थे उन्होंने उस पैसों को 2100 कर दिया, यानी 3 टाइम उसको बढ़ा दिया गया। और ये इसी 2-2.5 सालों में जो हमारे रियासत मदीना वालों की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की, जो मैं अफसोस करता हूं कि मतलब ये उस जिसे जो कंसेप्ट था ना उस रियासत का, उसको ये मैं यही कहूंगा कि अफसोस के साथ ये पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं। खुदा के बंदो छोड़ दो यार, वो मतलब क्यों कंपैरिजन कर रहे उस वक्त और इस वक्त के साथ। तो ये हालात है। एक चीज के अंदर आप अगर किसी शॉप पे जाते हो, अगर आप जिस तरह आपने बात की कि आप मतलब कोई कपड़े वगैरह लेते हो, खाने पीने की चीजें लेते हो, तो उसमें प्राइसेस जो है वो डबल नहीं बल्कि 3 टाइम ऊपर गई हैं। और फूड वाले आइटम्स तो सबसे ज्यादा महंगे, जो हर किसी की जरूरत है। मैं कहता हूं ब्रांडेड कपड़े हर कोई नहीं लेता होगा, कपड़े तो उसने पहनने हैं, रोटी तो उसने खानी है, वो बेशक बहुत पैसों वाला है या कम पैसों वाला है, उसका पेट तो मांगता है ना कि रोटी उसने सुबह दोपहर शाम या जो भी है सुबह या शाम को खानी है उसने रोटी, उसका वो क्या करेगा। आप जिस जिस चीज की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइसेस जो है वो आपने 3 टाइम कर दी। और वही आप वाली बात है कि सैलरीज तो नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, आप सैलरीज हम क्या बात करें। बहुत ज्यादा लोग जॉबलेस हुए हैं इन 2 सालों में, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ही हुआ है। और ये स्टेटिस्टिक ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की रिपोर्ट आई है, ये जो गवर्नमेंट का इदारा, उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे लोग जो है इन 2 सालों में वो जॉबलेस हुए हैं। क्यों? मतलब खान साहब तो ये दावे कर रहे थे कि मैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तो पता नहीं शायद करोड़ के पता नहीं 50 लाख को बेरोजगार कर गए। ये इश्यूज इसके ऊपर, लेकिन अगर आप बात करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, उस पर कोई बात करते हैं, बिलीव मी कि वो गालियां कोई पेशावर से उठ के आ जाएगा, कोई इस्लामाबाद से उठ खड़ा हो जाएगा, वो सारे जो है ना वो, मैं कहता हूं ना कि लुगड़ पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे और वो बातें वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग बोलना शुरू कर दो भाई, यूथिया बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिफेंड करें वो। और एक के बाद एक इनकी नालायकियां सामने आती चली जा रही हैं, किसी जगह पे कोई पॉजिटिव साइन हमें नजर नहीं आता। और अभी 2 साल और हैं। अब देखें 2 साल में वो मजीद क्या करेंगे। भारत के साथ पहले से भी ज्यादा टर्म्स खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान वाले भी नाराज है। चाइना रह गया, ले देखो चाइना से इतना ज्यादा लोन उठा चुके हैं ऑलरेडी कि चाइना किसी वक्त भी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको रास्ता दिखाएगा कि निकलो यहाँ से। तो हर तरफ जो है वो इनकी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल है। और ये जो एक टीवी चैनल शुरू करने वाले थे इस्लामिक कंट्रीज को मिला के, वो भी कहीं गायब हो गया इनका। फॉरेन मिनिस्टर भी इनके बस सिर्फ टर्की ही रह गया। टर्की और अजरबैजान जिनकी अपनी कोई खास इतनी हैसियत नहीं है, टर्की की चले है थोड़ी बहुत, लेकिन अजरबैजान और इस तरह की छोटी कंट्रीज उनके साथ खड़े होकर बता रहे होते हैं कि जी हमने बड़ा जो है ना यहाँ ग्रुप बना लिया, इस्लामिक ग्रुप हो गया है और ये हो गया है। ये उसमें से निकल ही नहीं रहे। इकोनॉमी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा दुनिया में। मजहब या उसके ऊपर दोस्तियां नहीं होती, रिलीजन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर दोस्तियां होती हैं। उसी के ऊपर लोग इज्जत भी करते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इज्जत करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने हर जगह कटोरे लेके, पहले अब तो मुझे लग रहा है वैक्सीन भी फ्री में ही ले आएंगे किसी से मांग मांग के। या फिर ऐसा होगा कि पूरी दुनिया वैक्सीन लगा रहेगी, सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा तो लोग खुद ही फ्री में दे देंगे कि भाई लगा लो वरना इन लोगों से हमें ना लग जाए। यही एक लास्ट मुझे लगता है कि कोई आइडिया है खान साहब के माइंड में, सब घूम रहे हैं जो वो सोच रहे हैं। नहीं, ये सुबह मैंने अपने शो में भी बिल्कुल यही बात की थी। मैंने यही कहा था कि खान साहब शायद इस इंतजार में, या उसके जो कैबिनेट के लोग हैं, है तो बड़े अक्लमंद लोग ना, तो इंतजार ये कर रहे हैं कि शायद कहीं से यार फ्री वाला खाता मिल जाए तो मतलब क्या मजा ही आ जाएगा, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। आपने बात की इकोनॉमीज की, बिल्कुल सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज के साथ अगर हम अमेरिकन को देख लें या यूरोप को देख लें, टोटली अगेंस्ट है, टोटली। लेकिन सऊदिया वालों की कोई बात तो करे ना। कनाडा ने सिर्फ कहा था जिस वक्त जमाल खशोगी का मसला हुआ था, उसके ऊपर बाकायदा उनके साथ कड़फ कर दिया उन लोगों ने, सऊदिया ने। और यकीन करें कि मतलब कनाडा जैसे मुल्क को झुकना पड़ा उनके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया, कनाडा से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। इस तरह दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज तो इन जैसे कतर, दुबई, या फिर हम सऊदिया की बात करते हैं या कुवैत की बात करते हैं, छोटा सा मुल्क है लेकिन पैसा उनके पास बड़ा है, उनकी बात लोग सुनते हैं। उनको इस पे नहीं देखते कि यार ये किस किस किस्म की सजाएं लोगों को देखते हैं। ये चौक में खड़ा करके सर उड़ा देते हैं लोगों के हर जुम्मे के दिन, कोई करे ना बात। लोग कहते हैं कि फांसी नहीं देनी, पाकिस्तान को कहते हैं कि फांसी नहीं देनी, कह देना सऊदिया को कि यार आपने ये वाली चीज नहीं करनी,
मैं मान जाऊंगा। अमेरिका कह दे, कनाडा कह दे, यूके कह दे, कोई मुल्क कह दे उसको कि आप यार ये इनह्यूमन है या आपने मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन आप कर रहे हैं, कह दे कोई, किसी की मजाल नहीं है। क्यों? बीच में पैसा आता है। ठीक है, कोई भी दुनिया का मुल्क अगर उसके पास पैसा है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो यकीन करें जो मर्जी वो करें, जिस तरह मर्जी वो करें, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं, इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, कश्मीर के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन नहीं बस ठीक है, ठीक है, हो सकते अब हालात बेहतर हुए हो, बट द थिंग इज कि वहां पर हुआ, ये वहां के इंडिया के हमारे मतलब जर्नलिस्ट दोस्त कहते हैं कि हाँ यार हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, किसी को नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। हमारे सऊदी या दुबई को नहीं पड़ता, वो कहते हैं यार जाओ तुम लोग मतलब जो मर्जी करते रहो, हमें कोई कंसर्न नहीं, हमारा उनके साथ कारोबार है। और ये भी तो लोग अपनी इकोनॉमीज को देखते हैं, जेब में पड़ा हुआ पैसा देखा जाता है, कोई नहीं है। लोग कहते थे पहले कि बड़ी यार ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मैं कहता हूं ह्यूमन राइट्स एक जस्ट मतलब इट्स जस्ट अ जोक। क्यों? कि जहां पर उनके अपने स्टेक्स आ जाते हैं। यही सिविलाइज्ड कंट्रीज ने 2015 और 16 में सीरिया के लोगों के ऊपर अपनी गनें टेस्ट की थी, बाकायदा गोलियां मारी गई थी लोगों को, लोग जा रहे हैं उधर से कहते हैं हमने यार इसकी रेंज टेस्ट करनी है कि कितने किलोमीटर तक हिट कर सकता है। 3 बड़े ममालिक जिसमें यूके भी शामिल है, उन्होंने टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, किसी ने क्या कर लिया उसका। लेकिन सीरिया को इसलिए कोई नहीं पूछता कि सीरिया के पास पैसा नहीं। अगर सीरिया भी सऊदिया की तरह होता या दुबई की तरह होता, किसी का मजाल होता कि उसके शहरियों पे आके वो गन अपने टेस्ट कर लेते। दिस इज द डिफरेंस जो हमें समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं रिलीजन आपका एक मैटर है, आप जो मर्जी रिलीजन फॉलो करते हो, आप मुसलमान हैं ठीक है, आप उसमें खुश रहें, कोई हिंदू है उसमें खुश रहे, सिख उसमें रहे, क्रिश्चियन यहूदी जो भी है वो अपने अपने रिलीजन में खुश रहें, लेकिन दोस्तियां सिर्फ पैसे की होती है। अगर कोई ये कहता है तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि यार ये फला हमारा बड़ा मतलब आयरन फ्रेंड और पता नहीं क्या क्या हिमालय से, चाइना भी नहीं है। चाइना को अपना मतलब हिसाब किताब चाहिए भाई, वो इतने बड़े कारोबारी लोग हैं, अगर उनको वो चीज नहीं चाहिए होगी वो कहेगा यार जाओ अपना काम करो, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से। इसी तरह जितने भी कंट्रीज हैं वो सब पहली प्रायोरिटी अपनी इकोनॉमी की देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ हम किसी और का दंगा फसाद लेके अपने मुल्क में ले आते हैं। मसला हुआ होता है न्यूजीलैंड में, और मतलब एहतजाज हम यहाँ के मतलब अपने सारी चीजें जो है हम उसको तोड़ फोड़ और सारा कुछ रख लेते हैं। तो लास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बहुत लंबे लंबे भाषण दे दिए, अपने लास्ट कमेंट कर दें उसके बाद हम क्लोज करते हैं। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर ही तवज्जो देने की जरूरत है। सब वो सब भूल जाए इधर उधर साइड पे कौन है सामने कौन है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें ताकि लोग हमें कोई इज्जत दें, लोग हमारे पासपोर्ट को कोई इज्जत दें। उसके बगैर कुछ नहीं होगा। कब तक ये कटोरा लेके फिरते रहेंगे, कब तक लोगों से मांगते रहेंगे और कब तक लोग देते रहेंगे। अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इनको कोशिश करके इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, और ना सिर्फ पिछली गवर्नमेंट के जो करप्ट है उनसे पैसे निकलवाए, बल्कि अपनी गवर्नमेंट में भी बहुत से चोर बैठे हुए हैं, उनको भी जरा पकड़ना शुरू करें। ये वन साइडेड एहतसाब जो है कब तक चलेगा? तो नैब को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, तो नैब को जरा साइड पे करें, और अपने जो चोर बैठे हुए हैं जिसमें फैसल वावडा भी है, जहांगीर तरीन भी है और बहुत से लोग हैं, उनको जरा पूछे इनके सेनेटर्स जो है वो अचानक इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हम भी जानते हैं, तो उनको भी अगर ये पकड़े तो फिर जाके बात होगी, वरना नहीं। और खान साहब ने तो सबसे बड़ी चोरी खुद की है कि अपने एक नाजायज घर को जो है इलीगल था उसको पैसे देके लीगल करवाया है, तो ये भी खान साहब चोरी में ही आता है। इसको हम चोरी ही कहते हैं और इसका मतलब है कि आपने भी चोरी की है। आरजू आपने बात की सेनेटर का नाम मैं अब नहीं लेना चाहता, क्योंकि मतलब जैसे कि एक प्लेट में खा चुके हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको ये अर्तगल, क्योंकि अभी तक मैं देख नहीं पाई ये ड्रामा, इसकी डबिंग जो थी पीटीवी के लिए उनको मिली थी, और उनको मतलब मेरी इतलात के मुताबिक बहुत लंबी रकम मिली है, जितने पैसों में वो काम हो सकता था उससे बहुत ज्यादा की रकम मिली है। और उसके अलावा आपने जहांगीर तरीन साहब का नाम दिया, तो जहांगीर तरीन साहब का सिर्फ ये चीनी वाला स्कैंडल नहीं है, उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा में 2013 से लेकर 2018 तक बेतहाशा प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारी जमीनें हथियाई हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पे वो जमीन शायद बिलियन ऑफ रुपीस की बनती है, तो वो किया। और वहां के जितने इश्तेहारात होते थे बाकायदा जिस एजेंसी के थ्रू आते थे, उस एजेंसी में उसका एक बंदा बैठा हुआ था, इत्तेफाक से उसके साथ भी मेरी काफी जान पहचान है, और वो बंदा एक छोटी सी गाड़ी से विद इन 2 ईयर मर्सिडीज लेटेस्ट सीरीज पे वो पहुंचा हुआ आदमी,
तो आप खुद सोच लें कि अगर वो मतलब लेटेस्ट मर्सिडीज यूज करता है या ऑडी और बीएमडब्ल्यू यूज करता है, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की दौलत कहां से कहां पहुंची होगी। तो ये सारी चीजें वो हुई हैं, और ये मैं कोई अपनी तरफ से कहानियां नहीं सुना रहा, ये वो चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ये वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आरजू, थैंक यू वेरी मच, मतलब बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा बात कर ली, इसका मुझे अफसोस है। नहीं नहीं लेकिन नहीं, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया फखर कि आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, काफी अरसे के बाद आपका शो ज्वाइन किया था। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स आपका, थैंक यू वेरी मच आरजू आपका, और देखते रहिए हमारा डिबेट विद फखर यूसुफजई। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पे आप बात कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो मैं ट्राई करता हूं, लेकिन सम टाइम मैं फ्री नहीं होता तो वो जवाब मैं नहीं दे पाता। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं सारे कॉमेंट्स को पढ़ के, या जितना भी मैं पढ़ सकता हूँ उनको मैं, अगर किसी ने कोई पूछा है तो मैं उनको वहां पे कमेंट का जवाब दे दूं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फखरजई7 मेरा ट्विटर हैंडल, एंड फखर यूसुफजई है मेरा फेसबुक, क्योंकि मैं कम यूज करता हूं उसको, लेकिन ट्विटर के ऊपर मैं अवेलेबल हूं। किसी भी टाइम आप मुझे जो है ट्विटर के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो के नीचे आपके पास सबसे बड़ी एक जगह है, वहां पे कोई भी बात आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।